हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। अरे हम जानते हैं तुम लोग लाजवाब हो, जबरदस्त और लल्लन टॉप हो। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। स्पेशल क्यों मैंने बोल दिया भाई, क्योंकि ये वीडियो तुम लोगों को सिर्फ एक बार देखना है और तुम्हारे दिमाग में पूरी चीज़ें बस जाएंगी। वो बसाने का काम मैं करूँगा, ठीक है। और ये एंजाइम का वीडियो कौन सा है, वन शॉट। अच्छा भाई, वन शॉट वीडियो क्या होता है। वन शॉट का वीडियो का मतलब एक ही इसी वीडियो में एंजाइम का काम खल्लास, खत्म। एंजाइम टाटा बाय बाय गुड बाय गया, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे तो तुम दो भाई CUET, नीट का, मेडिकल, कोई भी BSc नर्सिंग का एंट्रेंस दो या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें ये यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो जान लो। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं NCERT को एकदम निचोड़ के काढ़ा बना के पिला दूंगा तुमको, ठीक है। तो एक प्यारे से वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में, इस एंजाइम के सिर्फ एक ही वीडियो में, दूसरा वीडियो कहीं पे किसी का कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ NCERT ही नहीं, इसमें एडिशनल चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, केवल उसी को हम लोग लेके चलेंगे। अगर आप क्लास 11-12 के हो तो भी तो आपके जो है बायो मॉलिक्यूल, आपको अगर 12th में हो तो केमिस्ट्री मिलेगा, 11th में हो तो बायो मिलेगा। आप अपने टीचर से यहाँ पढ़ लेना, पहले मुझसे पढ़ लेना, फिर वहाँ अपने क्लास में जाकर टीचर से पूछ के परेशान करना, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं एक प्यारा सा वीडियो। किस चीज़ का, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम, ठीक है, इसको हिंदी में भी यही लिख देते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम का, अब ये बात बताओ भाई, एंजाइम नाम आया, पढ़ने के लिए एक नई हम लोग के लिए चीज़ बढ़ गई है ना। तुम लोग कभी बच्चे सोचते होगे कि यार ना आए होते लोग, पता नहीं क्या क्या खोज के चले गए, और पढ़ना हम लोगों को पड़ता है। तो भाई पढ़ना तुम लोगों को पड़ता है, तो पढ़ाना भी तो हम ही लोगों को पड़ता है, ठीक है। तो देखो एंजाइम में क्या होता है, सबसे पहले इसका कुछ हम लोग पॉइंट ऐसा देखेंगे ना, क्वेश्चन जो NCERT में है ही नहीं, NCERT में नहीं है तो क्या नहीं है, इसका हिस्ट्री, इसका इतिहास हम लोग देखेंगे कि एंजाइम नाम कौन दिया, कैसे इसकी खोज हुई, और फिर कौन इसके बारे में बताया कि प्रोटीन का है कि किस चीज़ का बना है, तब इसके बाद। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। एंजाइम का हिस्ट्री, एंजाइम जो क्या होता है, फिर इसके बाद एंजाइम कैसे किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, पूरे ग्राफ के साथ हम लोग देखेंगे, है ना। और एंजाइम को कौन कौन से चीज़ प्रभावित करते हैं, है ना, मतलब फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इनहिबिटर देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, नामनक्लेचर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे यार, बस वीडियो देखो। तो एंजाइम का सबसे पहले अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, इसके इतिहास की बात करें, तो इसका इतिहास, ठीक है। इतिहास में सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बकनर, ठीक है। इनका नाम याद रखना हमेशा, ठीक है, तुम्हारे जहन में हमेशा इनका नाम याद रहना चाहिए। क्या भाई, बकनर एक साइंटिस्ट है। अभी बकनर क्या काम किए थे बताओ जल्दी, ईस्ट में, ठीक है, किसमें, ईस्ट में एक एंजाइम की खोज की है। ईस्ट में कौन सा एंजाइम था, जाइमेज एंजाइम, ठीक है, जाइमेज एंजाइम की खोज की है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अब ईस्ट के आ गया, अच्छा ईस्ट नाम आ गया। अब कहोगे कि सर ये ईस्ट क्या होता है, ईस्ट बता देता हूँ, एक फंगस होता है, ठीक है, एक फंगस होता है, फंजाई होता है, और ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। इसका जो है यूज डबल रोटी ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ईस्ट का भी पोस्टमार्टम हो गया। इसके बाद अब एंजाइम को सबसे पहले तो ये खोज दिए भाई, कौन, बकनर ने, और लेकिन नाम ये नहीं दिए थे, ठीक है। नाम कौन दिया था, एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कुहने, ठीक है। नाम कौन दिया था भाई, कुहने। नाम दिया, किसका नाम दिया, एंजाइम का। लिखते चलना मेरे साथ ऐसे, ठीक है, नोट्स हम लोग बनाते चलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है, कौन, सुमनर, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3,
एक कौन साइंटिस्ट थे? सुमनर। तो ये सुमनर क्या बता दिए भाई? सुमनर ने ये बताया कि एंजाइम, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा है कि एंजाइम किसके बने होते हैं? लगभग सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो ये बात तो अपने से भगवान ने भविष्यवाणी तो किया नहीं है, आकाशवाणी के ऊपर से सुनाई दिया। ये कौन बताया है? ये बताए हैं सुमनर ने, ठीक है। तो और इन्होंने क्या किया है? यूरिएज, ठीक है, एक एंजाइम था यूरिएज एंजाइम का इन्होंने क्या किया? क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण मतलब क्रिस्टलाइजेशन किया था, ठीक है। और क्या बताया था? प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहे हैं, जिससे कि कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कुछ इंग्लिश के, दोनों का काम चलता चले। प्रोटीन की प्रकृति होती है एंजाइम की, कौन बताया भाई? सुमनर, ठीक है। सिमरन करते करते ये क्या बता दिए कि भाई प्रोटीन का एंजाइम बना हुआ होता है। किस एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किए? यूरिएज एंजाइम का। एंजाइम नाम कौन दिया? कुहने ने। इसके बाद बकनर ये बक करते करते खोज कर दे किसकी? एंजाइम की, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट है बीडल एंड टाटम, ठीक है। कौन थे? बीडल एंड टाटम। तो ये बीडल और टाटम ने भाई क्या किया? इन्होंने एक शब्द दिया था, वो शब्द पूछा जाता है, वन जीन वन एंजाइम। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वन जीन वन एंजाइम जो टर्म है ये किसने दिया था भाई? तो ये याद रखना, बीडल और टाटम ने, ठीक है। किसमें दिया था वो भी बता दे रहा हूँ तुमको। देखो यहाँ से एनसीईआरटी से हम लोग हट रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन ये तुम्हारे एग्जाम में टीजीटी के एग्जाम दोगे तो उसमें ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो किसमें दिया था हम लोग जानते हैं, न्यूरोस्पोरा क्रासा। तो न्यूरोस्पोरा क्रासा क्या होता है भाई? ये होता है एक फंगस, ठीक है। फंगस है, तो इसके बारे में इसका पोस्टमार्टम थोड़ा सा कर देते हैं। ये जो न्यूरोस्पोरा है इसे बोलते हैं ड्रासोफिला, ठीक है। ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम का ड्रासोफिला पूछ लेगा कौन है, तो यही न्यूरोस्पोरा क्रासा होता है। थिक मोल्ड भी इसे कहा जाता है। और किस नाम से जानते हैं इसे भाई? बताओ जल्दी से। थिक मोल्ड। और इसके बाद ये अच्छा किसका मेंबर है? तो ये है एस्कोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज। अब ये कहोगे कि सर ये एस्कोमाइसिटीज वगैरह क्या है? जब फंजाई का लेक्चर डालूंगा तो इसका क्लास वगैरह बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना भाई? बताओ जल्दी से, इसको याद कर लो। इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या? इसका एंजाइम का डिस्कवरी कौन किया था? बकनर। बक करते, जिसको कोई काम ना रहता है वही खोज करता है, जान लेना। तो ईस्ट में किया था। ईस्ट क्या होता है? फंगस होता है, यूनिसेलुलर होता है। और जाइमेज एंजाइम इसी में से खोजा था। नाम कौन दिया एंजाइम का? भाई कोहने ने दिया। सुमनर ने क्या किया? यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया, सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन, याद रखना। बीडल एंड टाटम क्या किए थे कि वन जीन और वन एंजाइम टर्म दिए थे। ये तो हो गया आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो इसकी हिस्ट्री मैंने बताई, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में दिया क्या है एंजाइम के बारे में, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाली चीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भाई बाप है सभी बुक की। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, वे कहाँ से बनेंगे? इसी एनसीईआरटी से ही मेनली बनते, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इस एंजाइम के बारे में क्या दिया है? सबसे पहले दिया है लगभग, लिखा है सभी, पहला पॉइंट डाल लो, लगभग सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? बताओ भाई। प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन नेचर में होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। थोड़ा राइटिंग उधर गड़बड़ हो जा रही है तो उसको बहुत बुरा नहीं मानना है कि सर जी की राइटिंग है नहीं सही,
ठीक है, तो इसको नहीं ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो जो हम पढ़ा रहे हैं। तो लगभग सभी है, तो ये तुमसे बहुत कम एसर्शन रीजन में पूछ सकता है, लेकिन ये तुम्हारे नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बोल रहे हैं लगभग सही है, तो मतलब कुछ अपवाद भी है, और जो अपवाद है वही तो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। इसका एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं। एक्सेप्शन क्या है भाई? इसका एक्सेप्शन राइबोजाइम। क्या इसका एक्सेप्शन है? राइबोजाइम। अभी कहोगे कि सर राइबोजाइम क्या होता है? जो आरएनए से बना होता है, समझ में आया? ऐसा एंजाइम राइबोजाइम जो किससे बना होता है? आरएनए वाला एंजाइम होता है, ठीक है, आरएनए वाला एंजाइम। अब थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग घूमा कि भाई आरएनए तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी किसी में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन दूसरा काम भी जान लो कि आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह भी कार्य करता है, यह अपवाद में याद रखना। और उसके अंदर अगर चलोगे तो वो भी बता दे रहे कौन कौन सा आरएनए होता है। तो इसमें एक पढ़ोगे कौन सा? 23, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 23 SR-RNA, ठीक है। कौन सा आरएनए? 23 SR-RNA पेप्टाइडल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? पेप्टाइडल, ठीक है। पेप्टाइडल की स्पेलिंग कहाँ गई भाई? बताओ जल्दी, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। पेप्टाइडल ट्रांसफर, ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफर या ट्रांसफरेज, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसको? ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेजेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना 23। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब ये काम क्या करेगा ये बताओ। पेप्टाइड बंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, कैटालिस्ट होता है एंजाइम में, एक टाइप का क्या कर सकते हो, कैटालिस्ट होता है। अभी आते हैं उसके परिभाषा पे, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा? पेप्टाइड बंध बनाने के लिए प्रेरित करेगा। कौन सा बंध? पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। इसके बाद इसका एक और पार्ट है, उसको भी देख लो। ये तो हो गया, एक होता है SN-RNA, ठीक है। कौन सा RNA होता है? SN-RNA। तो अब भाई SN-RNA क्या होता है बताओ जल्दी। SN-RNA का काम होता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे तो ट्रांसक्रिप्शन में जीन की स्प्लाइसिंग होती है, मतलब कि जो नॉन कोडिंग वाला पार्ट होता है उसको काट के निकाला जाता है। तो इन सब में वो चीज़ें जब पढ़ाएंगे जो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह तब बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो इसका केवल यहाँ पर देखना, जीन स्प्लाइसिंग इसमें यूज होता है। तो ये जान लिए कि लगभग सभी प्रोटीन के ये सब जान लो। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरा इसके पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, दूसरा तो ये कोई रिएक्शन होता है ना उसमें अपने जाके यूज नहीं होते। जैसे ये बायो कैटालिस्ट होते हैं, एंजाइम मेनली क्या होता है भाई? बायो कैटालिस्ट मतलब जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। जैव उत्प्रेरक का मतलब पहले तो ये कैटालिस्ट का मतलब समझो, उत्प्रेरक का मतलब समझो। उत्प्रेरक का मतलब वो होता है जो झगड़ा लगा के अपने किनारे हो जाता है और भाई प्रोडक्ट जो भी बने वो उससे नहीं मतलब रहता है, वो केवल आग लगाने का काम करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ये बायो कैटालिस्ट होता है। बायो कैटालिस्ट का मतलब जैसे अगर ये ना रहे हमारा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो अभी तक हम लोग क्या हाई स्कूल में या उससे पहले पढ़े हुए एंजाइम शब्द होता है। एंजाइम का मतलब जैसे एमाइलेज हुआ, पेप्सिन हुआ, रेनिन हुआ, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी हमारे कहीं ना कहीं भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी NCERT में दिया है, उस पर हम आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका परिभाषा पहला पॉइंट देख लें। दूसरा क्या होता है? बायो कैटालिस्ट होता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं रिएक्शन में, ठीक है। ये अगर रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो उसमें अपने यूज नहीं होते। रिएक्शन में स्वयं ये प्रयुक्त नहीं होते, ऐसा लिख सकते हो, प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये काम क्या करते हैं? कह रहे हैं ना ये आग को बढ़ा देते हैं। आग का मतलब केवल झगड़ा लगा देते हैं, समझ में, तेजी से झगड़ा करवा देते हैं। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट देखेंगे, अभिक्रिया की दर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है
अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको बढ़ाते हैं कैसे, कैसे बढ़ाएंगे, है ना। हम लोगों में मान लो झगड़ा होता है, जैसे हम लोग दो बंदे हैं, वो उसको देख के गुस्सा आ रहा है, वो उसको देख के गुस्सा आ रहा है। अब तीसरा कोई आया कान में, उसको कह दिया कि तुमको गाली दे रहा है, और हमको भी आके कह दिया कान में कि हमको गाली दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का गुस्सा वो बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद हम लोग जो 1 घंटा बाद 10 मिनट बाद झगड़ा करने वाले थे, वो तुरंत जाके ईंटा उटा खींच के मार के सिर फोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया की दर बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, ठीक है। अब ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करेगा, वो अभी हम आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि ये ग्राफ है इसका एनसीईआरटी में, तो उसको ग्राफ को हम अभी बना रहे हैं, पहले पॉइंट को हम लोग कवर कर लें। अब एक बात बताओ, अब तो कहोगे कि सर हम लोग केमिस्ट्री में भी जैसे रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी उत्प्रेरक का यूज करते हैं, तो उस उत्प्रेरक में और बायो कैटालिस्ट मतलब जैव उत्प्रेरक में क्या अंतर हुआ, मतलब एंजाइम में। तो बेटा ये चीज़ है ना कि वो जब केमिकल कोई रिएक्शन देखते होगे तो उसमें लिखा रहता है ऊपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे इसकी उपस्थिति में गर्म करने पर ये बनता है। लेकिन इसको अगर जो बायो कैटालिस्ट है जैसे एंजाइम है, ये अगर 200 डिग्री पे चला जाएगा तो डी नेचर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसका काम ही यूज ही नहीं होगा, वो तो हम बताएंगे ही आगे भी। बात समझ में आया। तो जो रासायनिक रूप से उत्प्रेरक हम लोग यूज करते हैं वो जैव उत्प्रेरक बेसिकली नहीं होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कम पे नहीं करेंगे, लेकिन जैव उत्प्रेरक का मतलब जो चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, उनके जो बॉडी के अंदर जो भी पाए जाते हैं या उनके ऊपर जो उनका इफेक्ट होता है वो होते हैं एंजाइम या फिर वही जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हो गया। तो हमने क्या बताया, बताओ, केमिकल कैटालिस्ट होता है और एक कौन सा, बायो कैटालिस्ट, ठीक है। इनमें क्या अंतर होता है भाई, टेम्परेचर का, बेसिकली ये याद रखना, ठीक है, टेम्परेचर का अंतर होता है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता क्या होती है, मतलब एंजाइम की पावर कितनी है वो मैं दिखा रहा हूँ, तुम्हारे एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखा हुआ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी पावर क्या होती है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके खास विशेषता पर भाई, ठीक है। विशेषता का मतलब एक एंजाइम में तुम्हारे केमिस्ट्री में एक रिएक्शन लिखा हुआ है क्या, CO2 प्लस, CO2 के साथ क्या जोड़ा हुआ है, H2O, ठीक है। इससे बना क्या है, H2CO3, क्या बना है, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक अम्ल। क्या बना हुआ है, कार्बोनिक अम्ल। अब ये हमको पता है ये जुड़ेगा, तो इसमें एक एंजाइम का यूज हुआ है। वो एंजाइम क्या है कि सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, इसी के पास चलो नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है, एनहाइड्रेज। इसको एकदम मोहर मान लो भैया, कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज भैया है, ये वाले हमारे जो, ये क्या है, सबसे तेज एंजाइम। कौन सा है, सबसे तेज एंजाइम वर्क करने में, फास्टेस्ट एंजाइम। और ये रिएक्शन तुम लोगों को देखो खास बात बता रहे हैं कि अगर हम लोग ये एंजाइम ना लगाए होते, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना लगाए होते, तो 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में मतलब 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में इसके 200 मॉलिक्यूल बनते। कितने बनते, 200 मॉलिक्यूल केवल। लेकिन एंजाइम अगर लगा दोगे ना, अगर हम लोग इसमें एंजाइम लगा देंगे तो 1 सेकेंड में 6 लाख, 1 2 3 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब सुन लो,
अगर हम लोग ये एंजाइम ना लगाएं तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, धीरे धीरे रिएक्शन इधर उधर लड़ते भिड़ते यही सब बनाएंगे। कितना 1 घंटा ले लेंगे टाइम, और कितना बनाएंगे सिर्फ 200। अगर एंजाइम लगा दिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में तो 1 सेकंड में भैया 6 लाख मॉलिक्यूल बना रहा है। तो सोचो 1 मिनट में कितना बनाएगा, वहीं से निकाल लो 1 घंटे में कितना बनाएगा, है ना। तो पावर इसकी समझ में है, मतलब इसका 10 लाख गुना बढ़ा दे रहा है। एंजाइम क्या कर रहा है, 10 लाख गुना बढ़ा दे रहा है इसकी एक्टिविटी को। समझ में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पे, ठीक है। हम लोगों ने कहा था भी कि हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ को हम लोग देख ले कि जो अभी सक्रिय ऊर्जा वाला था। देखो भाई, जैसे मान लो कि अगर हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली हम लोग 2 अक्ष का यूज करते हैं। देखो एक ये एक्सिस हो गया, इसका एक ये एक्सिस, ठीक है। सीधे है नहीं भाई, टेढ़े दिख रहा है हमको, सीधे हो जाए भाई, हाँ लगभग सीधे है, काम चल जाएगा, ठीक है। इतने में एक तरफ हम लोग इधर चलेंगे ना, तो इधर जो सबस्ट्रेट है, क्या है बच्चों, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, क्रियाधार। क्रियाधार का मतलब जो आपस में मिलकर रिएक्शन करेगा, ठीक है। और इधर चलने पर क्या बढ़ रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी। क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट जो होगा इसके पास कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। बहुत अच्छा, मान लो कि यहाँ पर इतनी, इसके पास इतनी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें तो यहाँ से अब इसको अगर एंजाइम ना देंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। ये तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग इसको एंजाइम दे दिए तो ये पता है इसी डिस्टेंस को बस इतने में ही कवर कर लेगा, ठीक है। 1 सेकेंड कहाँ चला गया भाई, ओहो, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका हम लोग पाथ देखें, एक वे देखें, एक रास्ता देखें, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ से इनका एनर्जी का लेवल शुरू हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, एनसीईआरटी में इसे एक क्वेश्चन फिक्स है। ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर आने के बाद अभिकारक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद है, ठीक। तो हमको एक बात बताओ कि ये वाला रास्ता हमको छोटा लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, कि ये वाला छोटा लग रहा है, बताओ। हम लोग अगर इस रास्ते से चले तो भाई देखो इतना ऊपर जाके तब इतना जाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ऊर्जा ज़्यादा लगेगी बेवजह। और यहाँ पर यहाँ तक हम लोग केवल शॉर्टकट एक मिल गया है, यानी कि हम लोग इसमें ऊर्जा का यूज किए एंजाइम के साथ है। इसमें हम लोग किसका यूज किए, एंजाइम के साथ सक्रिय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा भाई, सक्रिय ऊर्जा। और ये कौन सा है, यहाँ से लेकर इसको ब्लू कलर से बनाते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो अब समझ लो कि यहाँ तक है, ठीक है। इसके पीछे ये लाइन है, तो ये क्या है, एंजाइम के बिना, एंजाइम के बिना सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। ये कौन सी स्टेट है इसकी, ट्रांजिशन स्टेट, पता है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था। संक्रमण का मतलब ना सोलो फैलाने वाली अवस्था, ठीक है। संक्रमण अवस्था का मतलब होता है, जैसे देखो कोई हुआ, ये हुआ, ये एक सबस्टेट है, ये एक सबस्टेट है, ये दोनों आपस में धीरे धीरे पास आ रहे हैं, बस अब इनके बीच में ये भी अनजाना है, ये भी अनजाना है, ये एक दूसरे को नहीं जानते। फिर धीरे धीरे आएंगे, बस मध्यवर्ती, जैसे ही थोड़ा सा इनमें कांटेक्ट होने लगेगा तो भाई अब एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, अब ये दोनों मिल गए, अब इनको पता है हमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो भी कुछ करना है, प्रोडक्ट जो भी बनाना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग किसी चीज़ को बनाते हैं तो ए और किसी के बीच में मध्यवर्ती बनता है। जैसे अगर शादी विवाह में ही देख लो,
कि जैसे एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, भाई दोनों अनजान होते हैं पहले, है ना। और अभी के समय में क्या है, सब पहले ही से जानते हैं, ठीक है। तो वो बात अलग की है, लेकिन लड़की और लड़का दोनों अलग अलग रहते हैं। पहले के दोनों के घर को मिलाने वाला काम कौन करता है, एक तो मध्यवर्ती होता है, अगुआ जिसको कहते हैं, वो एंजाइम की तरह काम करता है। क्या करता है, लड़का के घर वाले के यहाँ जाके बात करेगा, लड़के के घर वाले के यहाँ जाके बात करेगा, दोनों लोगों को राजी करेगा, दोनों लोगों को एक जगह पे बुला के इसे मिला देगा। तो वहीं शादी नहीं हो जाएगी तुरंत, क्योंकि वहाँ पहले देखा ताकि सुना ये सब होता है। अब वहाँ जाने के बाद जब ये लड़का और लड़की ये दोनों एक दूसरे के पसंद कर लिए तो मध्यवर्ती बन गया। अब वहाँ अगुआ का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब वहाँ अगुआ को लात मार के भगा दिया जाएगा और उसके बाद अपना जो है शादी विवाह ये लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगुआ की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ से एक जो मध्यवर्ती बन गया है वहाँ से अब किसी की ज़रूरत नहीं है, ये लोग अपना प्रोडक्ट बना सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये एक है ट्रांजिशन स्टेट का मतलब मध्यवर्ती, ठीक है। फिर इसके बाद एंजाइम के बिना सक्रिय अवस्था, देख रहे हो ना कितना ज़्यादा इसको जाना पड़ रहा है। और यहाँ एंजाइम के साथ, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था नीट में, ये पूछा था क्वेश्चन कि ये कौन सा मतलब कि अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ठीक है। तो अब एक बात बताओ हमको कि यहाँ से देखो जो रिएक्टेंट है, अभिकारक का लेवल कितना है, नीचे से देख रहे हो ना, यहाँ से इतनी ऊर्जा, क्योंकि हमको पता है ऊपर जाने पर ऊर्जा का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। इतनी ऊंचाई पर ऊर्जा पहले से रिएक्टेंट के पास थी, लेकिन प्रोडक्ट हम लोग जो बनाए वहाँ पर देखो सिर्फ इतनी ही एनर्जी है ना। तो बताओ भाई कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो ऊर्जा निकल गई कि ऊर्जा और दिया गया इसको। तो देखो पहले रिएक्टेंट इतना ऊर्जा था, अब कितनी है, सिर्फ इतनी रह गए। तो बाकी जो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, जैसे मान लो कि ये मान लो कि 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, कितना सेंटीमीटर है, मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर। तो भाई देखो कम हो गया ना, तो 5 जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कहाँ गई, ये निकल गई, समझ में है, निकल गई। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब क्षेपी का मतलब फेंकी, जिसमें से एनर्जी निकल जाए, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब हम लोग देखेंगे कि एंजाइम काम कैसे करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एंजाइम हम लोग देखेंगे काम कैसे करता है। तो हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। यहाँ पे दिख भी रहा होगा नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब भाई एंजाइम काम कैसे करता है, उसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया कि एक एंजाइम होगा, है ना, एंजाइम का कंसंट्रेशन होगा कुछ, और इसके साथ सबस्ट्रेट आएगा। सबस्ट्रेट का मतलब जिस चीज़ को, जैसे देखो एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो कि हमको पता है हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी में बेसिकली क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, पॉलीसेकेराइड वाला। तो जो रोटी होता है, सिंपल से समझो, वो मुंह में जाने के बाद मीठी लगने लगती है। क्यों मीठी लगती है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर छुओगे तो कुछ कूदेगा तुम्हारे। तो ये 3 जोड़ी जो सैलिवरी ग्लैंड है, जो लार ग्रंथियाँ हैं, इनसे एंजाइम निकलता है। कौन सा, लाइपेज। कौन सा निकल, सॉरी एमाइलेज। कौन सा निकलता है, टाइलिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, टाइलिन क्या काम करता है कि जो स्टार्च है, समझ रहे हो ना, कि जो स्टार्च है, जो रोटी हम लोग खा रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है। अब ये मत सोच लेना कि उसमें गल के रोटियां छोट छोट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके मॉलिक्यूल केवल टूट के पॉलीसेकेराइड से ऑलिगोसेकेराइड में आ जाता, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, तो यानी कि रोटी हमारी क्या हुई, सबस्ट्रेट, और एंजाइम क्या हो गया, टाइलिन। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, सबसे पहले तो मिलेंगे, तो हमको पहले ही से बताया है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे भाई बताओ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दोनों आपस में मिल गए, अब क्या बनाएंगे, एंजाइम
प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ये बनाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि 1 घंटा में जो 2 मॉलिक्यूल बनना था वो एंजाइम की प्रेजेंस में कितना बन गया भाई, 6 लाख। वो सब बात छोड़ो। ठीक है, देखो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, इसके बाद ये किस में ब्रेक हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा अलग और प्रोडक्ट हो जाएगा अलग, दोनों अलग हो गए। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं भाई, इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो हाइपोथेसिस दिया था एमिल फिशर, नाम सुने होंगे, ताला चाबी वाला सिद्धांत। ताला चाबी का मतलब होता है कि जो एक एंजाइम होता है ना, जो एक एंजाइम होता है वो केवल एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट को ब्रेक करता है, उसको अपने पास जोड़ता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जिस तरीके से एक ताले की पर्टिकुलर एक चाबी होती है ना। यानी कि ऐसे कुछ कह सकते हो कि अगर ये हमारा मान लो कि एक ताला बना रहा है, ताला का मतलब एक समझ लो कि एक सेटअप है ऐसे, ये किसका शेप है भाई, ये है एंजाइम। ठीक, ये एंजाइम हो गया। अब इसमें क्या जुड़ना है जाकर, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट हो गया। ठीक, ये सबस्ट्रेट का एकदम साइज इसके साइड से एकदम फिट रहेगा तभी ये जाके जुड़ेगा। देखो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि कुछ इस तरीके का बनाएंगे। देखो भाई, क्योंकि ये बेसिक सी बातें हैं तो यहाँ से जानना इसको थोड़ा सा तुम लोगों को पहले से जरूरी है ना। देखो ये जाकर इसमें फिट हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसके बाद ये ब्रेक करेगा इसके मॉलिक्यूल को, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम ये जो है एंजाइम निकल के अलग हो जाएगा और ये क्या होगा, अलग हो जाएगा दोनों। ठीक है, फिर इसके बाद लेकिन समस्या यहाँ पर ये है ना कि सबस्ट्रेट के लिए एक इनहिबिटर अभी आगे पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में। इनहिबिटर का मतलब संदमक, जो इसकी क्रियाविधि को रोक देगा। मान लो कि इसकी साइज के शेप, इसके शेप और साइज का तो सबस्ट्रेट आ रहा है, लेकिन मान लो कि कोई दूसरा इनहिबिटर, ठीक है, ये इनहिबिटर बना दिया, इससे पहले यही आके घुस गया इसमें था, तो इसको जाम कर देगा जाके पकड़ के, तब एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। वो आगे अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो आई होप कि इतना बात समझ में आई। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या काम करेगा, एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके जुड़ेगा। कहाँ पर जुड़ेगा, एक्टिव साइट का मतलब जहाँ पर उसका फिट होने वाला साइट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक्टिवेट हो जाएगी, इसके जुड़ने के बाद एक्टिवेट हो जाएगी और फिट कर लेगी। जैसे दस्ताना होता है, दस्ताना में पहले हम लोग उंगली डाल देते हैं, तो वो पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप का मतलब उंगली डालने के बाद उसको ऐसे ऐसे करते कि एकदम उंगली जाकर बढ़िया से दस्ताना में फिट हो जाए। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे क्या कि अब ये तो इसके साथ अच्छे से जुड़ गया। अब एंजाइम क्या करेगा कि सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड है, जो पुराने बॉन्ड है उनको तोड़ेगा और नए बॉन्ड को जोड़ेगा, ये एक काम करेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा कि जब प्रोडक्ट, मतलब कि जब नया बॉन्ड बन गया तो प्रोडक्ट हो गया, तब पुराना कहाँ रहा है, पुराना अगर बॉन्ड रहेगा तब ना सबस्ट्रेट रहेगा। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में क्या हो रहा है कि बॉन्ड टूट रहा है पुराना, तो अब सबस्ट्रेट रहा नहीं, नया बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो आई होप कि इतना तो क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मतलब कि एंजाइम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो ठीक हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा हटाएं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। भाई समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी भेज देना, कह देना कि हाँ भाई यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और समझ में भी आ रहा है हमको। नहीं समझ में, देखो अगर कोई टॉपिक, कोई लाइन या कुछ भी ना आए ना तो कमेंट में लिख देना, वहाँ से फिर मैं उसको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट कोई एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उसको अच्छे से सॉल्व करूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, इसको भी मिटा ही देते हैं इतना। ठीक है,
रहने दो, पूरा मिटा देते हैं। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बुरा मत मानना यार। देखो हिंदी में क्या होता है ना, चीज़ें एकदम गहराई से दिल में दिमाग में जाके घुस जाती हैं, समझ में। तुम लोग समझदार तो हो ही यार। देखो एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक है तो बेसिकली 4 कारक हैं। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो हमेशा हम लोग को याद रखेगा एक फ्लो टेबल के थ्रू। एक हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसका भाई टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, पीएच, ठीक है, पीएच। और दूसरा हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। क्या होता है दूसरा, टेम्परेचर, ठीक है। इसका ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है यार, क्वेश्चन खूब पूछता है एकदम। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और चौथा क्या दिया है बताओ भाई, इनहिबिटर। चौथा क्या दिया है, इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब होता है संदमक, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब होता है अभिकारक जो है, अभिकारक जो है सांद्रता इसकी, अभिकारक की सांद्रता। टेम्परेचर और पीएच जानते हो तुम लोग, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़, पीएच के बारे में पहले आते हैं, ठीक है। ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 माने 4, ठीक। अब देखो पीएच क्या होता है, इसमें दिया है एक ऑप्टिमम पीएच। मतलब देखो जैसे पीएच का एक रेंज होता है, कोई भी एंजाइम काम करता है, क्योंकि अलग अलग जितने भी एंजाइम है ना वो अलग अलग पीएच पे एक्टिवेट करते हैं। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसके कंसंट्रेशन के। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें बेसिकली रेंज होती है अलग अलग। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर जो टाइलिन होता है उसमें जाकर वो थोड़ा सा जो है अलग पीएच इसको मिलेगा एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए। स्टमक में हमारे पता है कि HCl निकलता है, उसमें कुछ एंजाइम अपना एक्टिविटी शो करते हैं। कुछ उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ड्यूडेनम वाले पार्ट में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें अलग पीएच होता है। पैनक्रियाज वाले जो उसमें अलग पीएच होता है। तो यानी कि एंजाइम जो होते हैं ना वो एक डिफरेंट रेंज में पीएच में वो अपने एक्टिविटी को शो करते हैं, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद इष्टतम या ऑप्टिमम पीएच किसे कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक शब्द दिया है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच का मतलब होता है कि वह पीएच जिस पर एंजाइम सबसे ज़्यादा काम करे। अगर उसका पीएच थोड़ा सा भी चेंज कर दिए, मतलब कोई एंजाइम में मान लो 6.8 पे वर्क कर रहा है, अगर उसको 6.8 पीएच की जगह 5 दे दोगे, 5 पीएच पे, तो वो एंजाइम उतना वर्क नहीं करेगा और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, खराब हो जाएगा। तो यानी कि एक डिफिनिट हमको पीएच चाहिए। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है बेल शेप, याद रखना। कैसा बनता है, बेल शेप। अब बेल शेप का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, सिंपल सी बात है। देखो छोटा सा बना दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में है यार, देखते रहना। देखो यहाँ पर तो थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा बन सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में पूरा बहुत अच्छे से दी, ठीक है। बेल शेप का मतलब एक निश्चित पीएच आएगा, एक निश्चित पीएच आएगा, ये देख रहे हो ना, जिस पे ये मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी को शो करेगा, ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटी। अब यहाँ से पीएच अगर बढ़ाएं या कम किए कुछ भी, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, उससे प्रभावित होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरीके से हम लोग दूसरा फैक्टर देखेंगे, कौन सा, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में बेसिकली जितने भी एनिमल, एक चीज़ याद रखना, जो एनिमल होते हैं, एनिमल के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो बेसिकली 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है।
जैसे आप कहोगे कि एंजाइम को निकाल के अभी कुछ, हाँ ये भी चीज़ दिया कुछ, जैसे थर्मो एक्वेटिकस जैसे ऐसे होता है ना, पीसीआर में यूज किया जाता है। वो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास हाई जो है 80-90 के करीब टेम्परेचर पर भी वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो बात हमको नहीं लेना है, जो बेसिकली ये हम लोग देख रहे हैं कॉमन सी बात कि इतने टेम्परेचर रहेगा तो एंजाइम वर्क करेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाएगा किसी बॉडी का, या इसको बाहर अगर हम निकाल के कराएं तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो एनिमल ये हो गया, एनिमल में 30 डिग्री से 40 डिग्री, लेकिन प्लांट में, ठीक है, ये एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब इसके बीच में एंजाइम बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एक अच्छा इसका ग्राफ, इसका हम लोग ग्राफ की बात करें तो इसका भी ग्राफ कैसा है, बेल शेप्ड है, याद रखना, ठीक है। बेल शेप्ड का मतलब देखो यही ग्राफ है, इसका भी इसी तरीके वाला, यानी कि इसको उठाया हमने इस तरीके से कुछ होगा एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। इधर क्या है, चलने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और इधर क्या है, एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी इधर बढ़ती जा रही है। तो देखो एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, लेकिन उस टेम्परेचर से भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे तो जो इसके एक्टिविटी जो इतना हमको मिल रही है, इतना एक्टिविटी, ये क्या हो कम होते चली जा रही है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्यूटेन लॉ। कौन सा लॉ, क्यूटेन लॉ। मतलब क्या कहा जाता है कि जो हर एक एंजाइम होता है अगर 10 डिग्री उसका ताप बढ़ा दिए, क्या किए 10 डिग्री तक उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसकी एक्टिविटी लगभग डबल हो जाती है। कैसे, देखो जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर 0 डिग्री था, यहाँ पर मान लो कि 20 डिग्री है, 20 डिग्री के बढ़ा, ठीक है। 10 डिग्री था इसके बीच में, ये 20 है, ये 30 है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ पर आने पर हमारा कितना बढ़ा बताओ भाई, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, 20 से कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर तो हमको एक्टिविटी सिर्फ इतनी थी, लेकिन यहाँ पर इसकी एक्टिविटी देखो लगभग यहाँ से मिलेगी, है ना। तो देखो इसकी एक्टिविटी सिर्फ इतनी सी है ना, 20 डिग्री पर ये एंजाइम सिर्फ इतना काम कर रहा है, लेकिन 30 डिग्री पर देख रहे हो ना इतना काम कर रहा है। इतना काम करने का मतलब देखो इसका तो डबल हुआ ना। तो ऐसा नहीं है कि हर 10 डिग्री बढ़ाओगे, फिर देखो 10 डिग्री अगर बढ़ा दे यहाँ से फिर 40 हो गया, ठीक है। 40 डिग्री लाएंगे तो फिर ये सपोज कर लो इसके लगभग बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका भी डबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते चले जाएंगे तो अब इधर घटने लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि ऑप्टिमम एक टेम्परेचर होता है, एक निश्चित तापमान पे ही ये ज़्यादा काम करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अभिकारक की सांद्रता, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फंसाता है और ग्राफ भी दिया है, क्वेश्चन तो फिक्स है इससे, ठीक है। अभिकारक की जो सांद्रता है कंसंट्रेशन, इसको माइकलिस, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ये भाई क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे तो देखो इसका पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। तो इसका ग्राफ होता है आयताकार अति परवलयाकार, हिंदी इंग्लिश में ही बता रहे हैं अभी, आयताकार अति परवलयाकार, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला भाई, हाइपर होकर बोला तो कहा कि भाई इसको पढ़ लो बढ़िया से, नहीं पढ़ोगे तो यही आ जाऊंगा मैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इसका हम लोग अगर ग्राफ बनाएं तो देखो इस तरीके से कुछ बनाएंगे, 2 एक्सिस हमने ले लिया, और इसमें हम लोगों को पता है ना इधर जाने पर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सबस्ट्रेट की, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सबस्ट्रेट की, और ऊपर जाने पर क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग, अभिक्रिया का वेग जो है, ठीक है, रिएक्शन की वेलोसिटी।
तो हमको देखो एक बात पता है कि जैसे कहाँ बताएं तुम लोगों को पता है, यहाँ बताते हैं। देखो जैसे हमने बताया अभी कि हमारा जो एंजाइम होता है वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक, एंजाइम इस तरीके का होगा। तो एक बात बताओ, इसको ना एक ठीक रहने, हमको पता है इतना है। अब इसका सबस्ट्रेट आएगा इससे जुड़ने के लिए, ये सब सबस्ट्रेट है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, ठीक है, जो हम लोगों का खाना पीना है यही सब सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट आएंगे इससे जुड़ने के लिए, तो जैसे ही आएंगे यहाँ पर जुड़ने के लिए तो इसकी सतह से जुड़ेंगे, सब एक्टिव साइट से ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। सपोज करो ऐसे जुड़ते क्या करेंगे बताओ, लास्ट में क्या होना है, लास्ट में क्या होगा भाई, ये जुड़ गया सब, ये क्या करेंगे, इसको भर देंगे। अगर हम लोग सबस्ट्रेट डालेंगे और सबस्ट्रेट डालेंगे तो बताओ कहीं पर जगह है इस एंजाइम से जुड़ने के लिए, नहीं है ना। बस वही तो खेल है यार, कि देखो शुरू में क्या होगा कि जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब बहुत तेज़ी से इसका वेग बढ़ रहा था, लेकिन क्या सबस्ट्रेट डालते गए जब भर गया उसके बाद वो रिएक्शन का वेग बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि एंजाइम तो भर चुका है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो एक बार थोड़ा एनसीईआरटी भी मेजर कर लेना इस टाइप से, ठीक है। ये थोड़ा सा आकर ऐसे लहरदार टाइप में ऐसे बने। तो अब ये क्या हुआ कि देखो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती गई, यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मान लो यहाँ पर हमने कई पॉइंट बना दी, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर बनाए तो यहाँ अभिक्रिया के देखो वेग इतना थी, है ना। इसके बाद यहाँ आए तो देखो वेग और बढ़ गया, मतलब सबस्ट्रेट पहले शुरू में भरता चला गया, वेग बढ़ता चला गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ बताओ, यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ भाई कि इसका डिब्बा भर गया, जो एंजाइम का साइट है ये पूरा भर गई सबस्ट्रेट से। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और बढ़ा रहे हैं हम लोग, और सबस्ट्रेट इसमें झोंक रहे हैं, तो बताओ क्या इससे भी ऊपर जाएगा ग्राफ? वो तो अब सीधे इतना ही ना एक्टिव, जितना रहेगा उतना ही ना काम करेगा, ठीक, समझ में आया। तो ये तो हो गया हम लोगों का एक ये जानने का तरीका। अब इसमें माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है, वह होता है जिसमें सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन, क्या बोले, किसी इस सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन जिस पे इस रेट ऑफ रिएक्शन जो इतना ऊपर तक है, इसकी वेलोसिटी इतना है कि नहीं बताओ, है ना। इसको थोड़ा सा मिटा दें। हाँ भाई क्या हालचाल, देखो ठीक, इतना इसकी वेलोसिटी है, इतना। अगर इसकी वह कंसंट्रेशन ले, मान लो कि ये हमने इसको पूरा नहीं भरा, ठीक है, मान लो इसको इतना ही भरा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन केवल देखो इतना ही है, ठीक है, और इतने पे ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आधा हो गया, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो क्या हुआ, आधा। तो यहाँ से यहाँ तक का आधा लगभग यहाँ पे आएगा कि नहीं बताओ, यहाँ से यहाँ तक का आधा इतना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन देख रहे हैं कितना, मतलब इतना ही ना, केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पर देखो 0 थी, पहले यहाँ सबस्ट्रेट था ही नहीं, सबस्ट्रेट थोड़ी सी ही मिलाए आके इस पे बैठा, थोड़ी सी और मिलाए आके इस पे बैठा, तो जैसे इतना भरे तो इतना भरने के बाद पता चला कि भाई ये इसके सामने, मतलब जितना मैक्सिमम होना था इसका वेलोसिटी, इस रिएक्शन की जितना मैक्सिमम वेलोसिटी होनी थी उसका आधा तो यार इतना ही डालने में हो गया सबस्ट्रेट को। तो बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले वी मैक्स, मतलब वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है, और इसको क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स बाई 2, मतलब आधा वेलोसिटी उसकी, है ना। और इस वाले कंसंट्रेशन को हम लोग लिखेंगे Km, और यही Km क्या है भाई, माइकलिस कांस्टेंट,
कहने का मतलब वो ये है, सीधी सीधी बात सुनो, सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन, किसकी वह कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट जिसको मिला रहे हैं उसकी वह कंसंट्रेशन जिस पर एंजाइम के जो रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ जो रिएक्शन है वो आधी हो जाए, या कह सकते हो कि ये आधा भर गया, उसको क्या बोलेंगे, उस कंसंट्रेशन को Km से इंडिकेट करेंगे और वो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या ये के समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग अब आते हैं अपने नए से टॉपिक पे, प्यारे से टॉपिक पे। अब वो क्या बचा हमारे पास, इनहिबिटर बचा। क्या बचा है, इनहिबिटर। तो इनहिबिटर में हम लोग देखेंगे ना, 3 टाइप के जनरली इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इनहिबिटर में भाई देखो, ये इसे ग्राफ बना लेना अपने कापी पे पूरा अच्छे से। ठीक है, इनहिबिटर में 3 टाइप, एक होगा, फर्स्ट होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, आई से क्यों लिख रहे हैं मतलब समझ लेना, इनहिबिटर। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और थर्ड वाले के लिए हमको, अच्छा इधर लेते आ रहे हैं, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और थर्ड यहाँ पे लेते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा है, थर्ड वाला। थर्ड वाला होता है एलोस्टेरिक। ठीक है, एलोस्टेरिक, या इसी को हम लोग कहते हैं ना फीडबैक इनहिबिटर, आई मतलब इनहिबिटर। ठीक है, तो अब इसको हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो, छोड़ कर जाओगे तुम मगर छीन दो दिलों का नगर। तो देखो, सबसे पहले कॉम्पिटेटिव में हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्पिटेटिव देखो वही बताने जा रहे थे तुम लोगों को, जैसे एंजाइम की साइट है ये वाली। ठीक है, हमने क्या बताया कि ये एंजाइम है भैया, एंजाइम भैया है, और इसके बाद ये कौन से भैया हैं हमारे, ये हमारे हैं सबस्ट्रेट भैया हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट भैया है, ये एंजाइम भैया। सबस्ट्रेट आने से पहले वह एक और कोई दूसरे रंग का बनाते हैं, एक और भैया आ गए, ये कहे कि हम तो एकदम तुम्हारे हम शकल है, तुमसे पहले हम जाके इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये भैया क्या किए, इसी के साइज के थे और इसमें जाकर ये क्या किए, जुड़ गए। लो भाई, काम बढ़ गया। अब इसमें जाके जुड़ गए तो बताओ वो एंजाइम इनको तोड़ फोड़ पाएगा, क्योंकि वो तो सबस्ट्रेट के लिए बना है ना। तो ये जाकर इसमें फिट हो गए और ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिए। जो एंजाइम काम कर रहा था, सबस्ट्रेट फिट होता तो उसको तोड़ता फोड़ता, लेकिन ये जाकर फिट हो गया तो वही एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी। तब इसको कैसे रोकोगे, जैसे मान लो कि एक ग्लास लिए थे, इसी ग्लास में सबस्ट्रेट भी था, ये भी था, तो सबस्ट्रेट खूब ढेर सारा कर दो। ठीक है, खूब ज़्यादा कर दो। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ा दें, सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाए, तो बताओ किसकी संभावना ज़्यादा पर यहाँ जुड़ने की, अब लाल वाले की कि नीले वाले की, नीले वाले की। सिंपल सी बात है। सो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो भाई क्या हुआ कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई, और इसका जो प्रभावित करने वाले जो कारक है, यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये हट गया। तो इसमें क्या होता है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्या लिखेंगे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको जो है कौन करता है, देखो एक होता है ना ये मेलोनेट, याद रखना, ये बेटा कई बार पूछा है, ये मेलोनेट है, करिवा वाला है। करिवा वाला का मतलब जो इनहिबिटर है, उसी तरीके से काम करेगा तो इसकी एक्टिविटी को रोक देगा। लेकिन इसकी जगह ये किसकी तरह दिखता है, ये दिखता है सक्सिनेट की तरह। किसकी तरह, सक्सिनेट की तरह, याद रखना। जुड़ना चाहिए था, नीला वाला सक्सिनेट है,
नीला वाला कौन है? सक्सिनेट। सक्सिनेट जाके जुड़ना चाहिए था, लेकिन कौन जाके जुड़ जाता है? मैलोनेट। तो उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। अब इसका हम लोग फायदा उठा लेते हैं। इस तरीके का यूज हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया का ग्रोथ अगर कर रहा है तो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग इनहिबिटर डाल देते हैं। भाई कहीं पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसको रोकना है, तो रोकना है तो कैसे रोकेंगे? इसे बोलेंगे भैया रुक जाओ, ऐसे थोड़ा नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा? उसमें हम लोग क्या करेंगे, इनहिबिटर मिला देंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करेगा? रोक देगा। ठीक। और याद रखना कौन सा चीज किसका यूज करते हैं? सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग का यूज करते हैं, याद रखना बच्चों। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव पे। इधर आ जाओ भाई तुम, इधर नॉन कॉम्पिटिटिव वाले। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब इसका जो आकार होता है ना, जैसे मान लो ये एंजाइम है, एंजाइम बन जा भैया, ये एंजाइम है। अब ये जो सबस्ट्रेट की तरह नहीं दिखेगा, सबस्ट्रेट की तरह नहीं, इसका आकार कुछ ऐसे मान लो। ठीक है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव, ये आके यहाँ नहीं जुड़ेगा, ये आके कहीं और पीछे या किसी और पार्ट में एंजाइम के जाके जुड़ जाएगा। ये कौन सा चीज़ है भाई? है करिया वाला, क्या है? करियवा वाला एंजाइम है इसमें। और ये कौन सा चीज़ है? ये हमने क्या बताया? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसका शेप, इसका आकार इसकी तरह नहीं मिलता है, लेकिन इसके जाके एक्टिव साइट की जगह या टारगेट साइट की जगह किसी और पार्ट से जाके जुड़ जाएगा। अब जैसे ही ये यहाँ पे मान लो आके जुड़ गया, ठीक है, इसको मान लो हमने ला के यहाँ पे जोड़ दिया, देखते जाओ क्या होगा। जैसे ही ये जुड़ेगा ना, तो इस एंजाइम का जो ये वाला आकार है वो बदल जाएगा, और जब शेप बदल जाएगा तो सबस्ट्रेट से जुड़ ही नहीं पाएगा। एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके लिए एनसीईआरटी में लिखा है साइनाइड पॉइजनिंग। क्या लिखा है? साइनाइड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग कैसे लिखाएगा यार? हाँ, कहते हैं ना साइनाइड दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, जीभ पे रखते ही आदमी मर जाता है, इतना खतरनाक। तुम लोग खोजने मत लगना उसको। ठीक है। और देखो, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? पेनिसिलिन में। पेनिसिलिन सब लोग लगाए हो, है ना? पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन क्या काम करता है? पेनिसिलियन हो गया, पेनिसिलिन। ठीक है। पेनिसिलिन है भाई, स्पेलिंग पे मत जाना, हंसो सुना। ठीक है। पेनिसिलिन क्या काम करता है कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर ये सेल वाल नहीं बनने देता है, सेल वाल को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही नहीं। और इसके बाद तीसरा आ जाओ, एलेस्टोरिक फीडबैक। एलेस्टोरिक का मतलब कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वही जो है वही काम बिगाड़ने लगता है। वही काम बिगाड़ने का मतलब वो खुद प्रोडक्ट एंजाइम को रेगुलेट करने लगेगा, है ना? देखो इसका एग्जाम्पल अच्छा दिया तो नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ तुमको। जैसे ग्लूकोज हुआ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आ जाओ। ग्लूकोज हुआ, ठीक है, ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो एक तरीके से ये क्या हुआ? सबस्ट्रेट। ये क्या हुआ? इसका प्रोडक्ट। इसके लिए जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम था हेक्सोकाइनेस, हेक्सा या हेक्सोकाइनेस। अब पता है ये थोड़ी से बन गया प्रोडक्ट ना, तो अब यही इसको डील करने लगेगा। तो जब ये डील करने लगेगा तो ज़्यादा इसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, बनने नहीं देगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का क्या बच रहा है? क्या बच रहा है बच्चों, बताओ जल्दी। एंजाइम का क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर और उसका क्लासिफिकेशन, ये दो चीज़ें हमारी बच रही। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको अमीरेज करते हैं।
हाँ, तो भाई आ जाओ, एंजाइम का नामकरण, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन। एंजाइम का नामकरण मतलब नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ए भाई गुस्सा मत होना, क्लासिफिकेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखना पड़ रहा है हमको, वर्गीकरण, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारा, याद कैसे, अच्छा कितने क्लास में बांटा गया भाई इसको, 6 क्लास में, जानते रहो, जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट हम लोग आ रहे, 6 क्लास में इसको बांटा गया है, और उस 6 क्लास को आके भी किसी में 4, किसी में ऐसे लेके 4 से लेके 13 तक सब क्लास में बांटा गया। तो ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है 6 सब क्लास। और इसका नामकरण देखो, यहाँ से एक ही केवल पॉइंट दिया ही आएगा, 4 डिजिट पे बेस होता है, ठीक है, 4 डिजिट पे होता है, जैसे 4 अंक का मोबाइल नंबर होता है, वैसे ही 4 अंक से इसको भी कोड किया जाता है, एंजाइम का नाम होता है, ठीक है, 4 अंक की संख्या पद्धति पर आधारित है। नाम कैसे रखोगे याद भैया, इन सब का एकदम सीक्वेंस में, ओठ लिल, क्या याद रखोगे, ओठ लिल, ठीक, ओठ लिल का मतलब क्या हुआ, अब इनका हम लोग देखेंगे, ऑक्सीडो, ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेजेज, इसका इसी का और एक और नाम है, डिहाइड्रोजिनेजेस, ठीक है, स्पेलिंग पे मत आना यार, काटे ए की जगह ये सब कोई मतलब नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओठ, अच्छा ओठ लिल क्यों कहे, क्योंकि इसको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्रांसफरेजेस, क्या होगा, ट्रांसफरेजेस, ठीक है, ट्रांसफरेजेस। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एच से क्या होगा बताओ जल्दी, हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस। एल का मतलब होगा लाइएजेस, एजेस, ठीक है। इसके बाद आई से क्या होगा, आइसोमरेजेस, आइसोमरेजेस, ठीक है। और लास्ट में लाइकेजेस, क्या होगा, लाइकेजेस, लाइगेजेस मत पढ़ना भाई, लाइगेजेस, ये हो गया, ठीक है। इनका देखो काम क्या होता है, बस काम समझ लो इसका, ठीक है। ये होता है ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, देखो ऑक्सीडो का मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेजेज का मतलब रिडक्शन, तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दूसरा ट्रांसफरेजेस, तो ट्रांसफरेजेस किस चीज़ का ट्रांसफ़र करेगा, केमिकल ग्रुप का, किसका ट्रांसफ़र करेगा, केमिकल ग्रुप का ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक देख लो, स्पेशली जिसके नाम के अंत में क्या आते हैं, काइनेजेज, जैसे भी पढ़े हेक्सोकाइनेसिस, ठीक है। काइनेजेस किसका ट्रांसफर करता है, फास्फेट ग्रुप का, ये याद रखना, किसका ट्रांसफर करता है बच्चों, फास्फेट ग्रुप का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फास्फेट ग्रुप का। अब ये हाइड्रोलेजेस का मतलब वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के उपस्थिति में बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोमरेजेज, क्या देखेंगे, आइसोमरेजेज, जो आइसोमर्स हो गए थे, जैसे ऑप्टिकल हो गया, ज्योमेट्रिक आइसोमर हुए, है ना, सिस ट्रांस वगैरह, उनमें इसका यूज होता है। लाइगेजेस का मतलब क्या होता है, ये बंद जोड़ते हैं, ये क्या करते हैं, बंद जोड़ते हैं।
और जोड़ते हैं तो भैया कौन सा बंध जोड़ते हैं बताओ? फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर बंध जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका जल्दी जल्दी एकदम जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। बस अब हम लोगों का लगभग ख़त्म होने वाला है, हम लोग आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब ये तो नॉमेनक्लेचर और ये सब तामझाम हो गया, इसका भी वो जिसमें एपो एंजाइम, होलो एंजाइम ये सब पढ़ोगे वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बस यही लास्ट टॉपिक होगा, 5-10 मिनट और हम तुम लोगों का टाइम लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद पेपर लगाना सीधे, पेपर में देख लेना कि मैं क्या पढ़ाया हूँ, मेरे अगर इस वीडियो से एक्स्ट्रा मिल गया तो बता देना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिकली अभी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 2 पार्ट में कौन कौन सा? एक होता है सिंपल एंजाइम, कौन सा होगा? सिंपल एंजाइम। और एक कौन सा होगा बताओ? एक कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स, है ना, या कॉन्जुगेटेड एंजाइम, या इसी को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंजाइम का बातें खत्म कर दो। अब जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है इसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। इस होलो एंजाइम में एक पार्ट होगा प्रोटीन वाला, प्रोटीन पार्ट, और एक होगा नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। एक कौन सा होगा? प्रोटीन वाला पार्ट, और एक होगा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे एपो एंजाइम। इसको क्या कहेंगे भैया? याद रखना, एपो एंजाइम। और इसको नॉन प्रोटीन वाले को क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। याद रखते चलो, ठीक है। सबसे पहले होलो का मतलब याद रखना, होल का मतलब यार, होल मतलब पूरा, संपूर्ण। संपूर्ण एंजाइम का मतलब उसमें प्रोटीन वाला भाग भी और बिना प्रोटीन वाला भाग भी। प्रोटीन वाले को बोलेंगे एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन वाले को क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। जो कोफैक्टर है इसको डिवाइड करते हैं। इसमें भी बेसिकली एनसीईआरटी में 3 पार्ट बता ही दिया है। कौन कौन सा? प्रोस्थेटिक ग्रुप, पहला कौन सा बताया है? प्रोस्थेटिक ग्रुपवा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके बाद सेकेंड कौन सा बताया है? कोएंजाइम, कोएंजाइम। तीसरा क्या बताया भाई? मेटल आयन, मेटल आयंस, ठीक है। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ और ये कोएंजाइम हुआ। हमको पता है कि ये जो बिना प्रोटीन वाला पार्ट है ना, ये बिना प्रोटीन वाला पार्ट इस प्रोटीन वाले से चिपका रहता है, जैसे क्योंकि इसी का मेन काम है। ये प्रोटीन तो बांधने होने का काम करेगा, ये करेगा उसको तोड़ने फोड़ने जो भी मेन वर्क है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है ना कि जो ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, बिना प्रोटीन वाला, ये प्रोटीन के साथ एकदम टाइटली बंधा होता है। तो मतलब ये क्या होगा? प्रोटीन के साथ टाइटली बंधा होता है, ठीक। और यही वाला कोएंजाइम क्या होता है? याद रखना, यही तो अंतर है, ये ढीला बंधा होता है, या ढीला होता है, ढीला बंधा होता है। किसके साथ? प्रोटीन के, प्रोटीन के साथ ढीला बंधा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हीम, एनसीईआरटी में दिया है। इसका एग्जाम्पल है भैया हीम। हीम क्या काम करता है बताओ? हीम क्या करता है? पराक्सी बताओ जल्दी जल्दी। पराक्सीडेजेस और कैटालेजेस, ये H2O2 को तोड़ती है हीम में भी, ठीक है। तो ये H2O2 को तोड़ेंगे कौन कौन से? पराक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। ये क्या काम करेंगी? H2O2 का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके बंध को तोड़ती है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे भैया? विटामिन, एनसीईआरटी में लिख दिया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब कौन सा बताओ? इसी से बनती है ये कोएंजाइम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बनती है कौन? यही कोएंजाइम। ठीक है, अब मेटल्स आयन भी देख लेते हैं। अच्छा, कोएंजाइम, इसका विटामिन जो है ना 2-3 ठो नाम दिया, उसको याद रखना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे B1, ठीक है, विटामिन B1, इससे B1 से कौन सा बनता है? TPP, ठीक है, कौन सा बनेगा? TPP। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन B2, इसको हम लोग अच्छा, इसको हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं, थायमीन, विटामिन B1 को। अब B2 को हम लोग जानते हैं राइबोफ्लेविन, क्या जानते हैं? राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। इससे क्या बनेगा बताओ? FAD, FMN, ये बनेंगे, ठीक है। इसके बाद B3, विटामिन B3 दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं बोर्ड पे। देखो भैया, गुस्साना मत, ठीक है, इसको कहते हैं नियासिन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नियासिन, याद रखना, ठीक है। नियासिन से बनता है NAD और NADP, ठीक है, इतना चीज़ें याद रखना। और लास्ट में एक चीज़ और बच गया हम लोगों का, कौन सा भैया? मेटल आयन। कहाँ गए तुम? ये है मेटल आयन, ठीक है। मेटल आयन में बेसिकली 2 ठो मेटल आयन याद रखना, एक कौन? जिंक आयन, और एक कौन सा? मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो जिंक आयन और मैग्नीशियम आयन में क्या है? तो जिंक आयन देखो क्या करता है। अच्छा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, ये जो जिंक है, जिंक आयन भी कह सकते हो या जिंक है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, मतलब जो स्टमक वगैरह में पाई जाती है, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में। कहाँ पाई जाती है? पैनक्रियाटिक जूस। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका यूज जो है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस या फर्मेंटेशन में भी इसका यूज होता है, फर्मेंटेशन। और कहाँ यूज होता है बताओ भैया? और कहाँ होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या काम करती है? RBC की कंसंट्रेशन बढ़ाती, वो सब छोड़ो, उसी में होगा। फिर इसके बाद Mg वाले पे आ जाओ। Mg वाला क्या करता है? DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है, पॉलीमरेज का कोफैक्टर होता है। और इसके बाद इसका यूज और कहाँ पर होता है बताओ जल्दी? रुबिस्को, भाई सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कुछ याद आ रहा है रुबिस्को के बारे में? लेक्चर उक्चर देख लेना, ठीक है। रुबिस्को का कोफैक्टर होता है। और कहाँ होता है? कुछ याद करो, याद नहीं आ रहा है? पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज, इन तीनों का ये सहकारक कौन होता है? मैग्नीशियम आयन, ये वाला। और जिंक के बारे में इतना सब चीज़ें। तो देखो भाई, NCERT एकदम निचोड़ के गोर क्या कहते हैं, काढ़ा वाढ़ा बना के मैं पिला दिया हूँ तुम लोगों को एकदम मस्त तरीके से। देखो भाई, एक बार नहीं अगर समझ में, देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया ना तो कमेंट कर देना, ठीक है। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से क्वेश्चन लगाओगे, एक भी क्वेश्चन बहकेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ये मोदी की नहीं मेरी गारंटी है, ठीक है। बुरा मत मानना, ठीक है। चल बच्चों, धन्यवाद।